नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2023 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है सिविल अपील नंबर 7175 ऑफ 2021, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस कमांडिंग ऑफिसर्स एंड अदर्स का केस है। यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक रेडियो ऑपरेटर टेक्नीशियन की पोस्ट पे काम करते थे और उन्होंने यहाँ पर सिविल अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। वहाँ और जो नीचे की जो कोर्ट थी वो NCDRC कोर्ट थी, जिसमें नेशनल कमीशन कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन की ये कोर्ट थी और उन्होंने वहां पर जो क्लेम था वो 95 करोड़ का किया था। 95 करोड़ 3 लाख का क्लेम किया था और 10,000 रुपए पर हेयरिंग का उन्होंने प्रेयर मांगी थी। और जो इनकी ग्रीवेंस ये थी कि जब वो कार्यरत थे तो 2002 में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया गया, तो वो प्रॉपर टेस्ट नहीं किया गया था। उसमें एलिसा का एक टेस्ट होता है, एड्स का जो HIV का जो टेस्ट होता है वो उसमें प्रॉपर नहीं किया गया था। और उनकी ग्रीवेंस थी कि 2014 में जब टेस्ट किया, जब वापस उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया गया तो पाया गया कि जो 2002 में जो ब्लड चढ़ाया गया था तो उसमें इन्फेक्शन था, HIV का जो है इन्फेक्शन इन्फ्लिक्टेड था, तो उसकी वजह से उनको HIV जो है वो हो गया था। तो और साथ में बताया कि इसकी वजह से उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कर दिया गया था और साथ में बताया था कि आगे फिर उनको जो फर्दर जॉब्स थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि एक FCI में भी उन्होंने आगे सिलेक्शन हो गई थी और लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया था इसी मेडिकल ग्राउंड्स पे। और जबकि रिस्पोंडेंट की यहाँ पर ये कंटेंशंस थी कि चूंकि ये एम्प्लॉय थे तो ये जो इनकी जो सर्विस है वो सेक्शन 2 सब पार्ट 1 सब पार्ट 4 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आती है। और अपीलेंट भी जो है और जो चूंकि जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा सेक्शन 2 सब पार्ट 1 सब पार्ट D ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और तो इस साथ में ये साबित नहीं कर पाए कि जो कोई क्या कनेक्शन था बीच में, जो ब्लड जो चढ़ाया गया था वो HIV होने का कोई कनेक्शन नहीं साबित कर पाए। और क्योंकि ऑलरेडी इनको अनीमिया था तो ये हो सकता है कि उस दौरान पहले से ही कुछ इनको रहा हो इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंट कॉमन सिम्टम होता है HIV का, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था तब ऑलरेडी इनको अनीमिया था। तो अब यहाँ पर माननीय कोर्ट और साथ में टाइम बैरेट का भी इन्होंने इशू उठाया था, लेकिन कोर्ट ने फाइनली जो है अवार्ड जो की थी कॉम्पोजिशन वो 1,54,73,000 की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपीलेंट के फेवर में की। और साथ में 5 लाख रुपया भी, जो कि काफी इन्होंने जो बताया कि रिसर्च और किया गया आर्टिकल के ऊपर, तो 5 लाख भी फर्दर डायरेक्शंस दिए कि इतना अमाउंट भी बेयर किया करने को कहा। आइए हम थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निर्णय दिया। और क्योंकि ये 60 पेज की जजमेंट है तो थोड़ा सा ब्रीफली हम समझेंगे इस पे और समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था। और जहाँ पर ये बताया गया कि जो अपीलेंट है वो एक CPL की पोस्ट पे जो है वो CPL बताया गया उनको एक, और जो रिस्पोंडेंट्स है वो एक कमांडिंग ऑफिसर मिलिट्री हॉस्पिटल को पहला रिस्पोंडेंट बनाया गया, मेडिकल ऑफिसर जो है 171 मिलिट्री हॉस्पिटल उसको सेकंड रिस्पोंडेंट बताया गया, और प्रिंसिपल डायरेक्टरेट और एयर वेटरन्स जो थर्ड रिस्पोंडेंट और कमांडिंग ऑफिसर साउथ वेस्ट एयर कमांड को फोर्थ रिस्पोंडेंट बनाया गया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो मिलिट्री फैसिलिटी का उनको फिफ्थ रिस्पोंडेंट बनाया गया। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ को एक इंडियन आर्मी जो के मतलब उसको जो है वो मतलब नेम दे दिया गया है, और थर्ड और फोर्थ को IAF करके इंडियन एयरफोर्स का करके बता दिया गया है कन्वीनियंस के लिए। और ये यहाँ पर ये बताया कि जो अपीलेंट है वो एक रेडियो ऑपरेटर टेक्नीशियन की पोस्ट पे इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे थे, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट थी 1996 में हुई थी और परमानेंट पोजीशन थी उनकी। 2002 में उनको बताया गया कि वो पोस्टेड थे पठानकोट में, तो वहाँ उनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, तो वीकनेस की कंप्लेंट थी और एनोरेक्सिया की कंप्लेंट थी और साथ में हाई कलर्ड यूरिन है ये कंप्लेंट्स आई थी। फिर उसके बाद उनको एडमिट किया गया 127 MH सांबा में, और वहाँ उनको एडवाइस दिया गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। और 1 यूनिट ब्लड था वो जो है
ट्रांसफ्यूज किया गया अपीलेंट को, ताकि वो सिम्टोमेटिक एनीमिया था और मिलिट्री हॉस्पिटल के पास लाइसेंस नहीं था ब्लड बैंक का, तो इसलिए आर्मी जो इसको फिर अडॉक ब्लड बैंक जो है इंडियन आर्मी ने उसको अडॉक ब्लड बैंक के नाम पे बता रखा था, और कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं था, कोई ट्रांसफ्यूजन एक्सपर्ट भी नहीं था जो उस फैसिलिटी के दौरान, जहाँ पाराक्रम में जो है वो पहले खोली हुई थी जहाँ पे। और अपीलेंट ने कहा कि कोई फैसिलिटी नहीं थी चेक मार्कर्स ऑफ ब्लड और HIV का बारे में कोई फैसिलिटी नहीं थी ट्रांसफ्यूजन से पहले, और जो ब्लड बैंक है जो है मिलिट्री हॉस्पिटल 126 MH से मंगवाया गया था अडॉप्ट ब्लड बैंक पे। तो ये सारा जो है उन्होंने बताया कि 2002 में उनको फिर से एडमिट किया गया, तो आपकी बार जो हीमोग्लोबिन था वो इंक्रीज हो चुका था 11.5 से लेकर 13 तक ग्राम परसेंटेज पे। फिर 2014 में, अब 2002 के बाद 2014 में फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी, तो उनको स्टेशन मेडिकल सेंटर साउथ वेस्ट एयर कमांड है वहां पे जो है भर्ती कराया गया। जब 5 मार्च 2014 को जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी HIV की, लेकिन जब ट्रीटमेंट चल रहा था तब उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, फिर उनको मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया, और फिर इसके बाद फर्दर जो है INHS अश्विनी मुंबई है वहां पर इंडियन नेवल एस्टेब्लिशमेंट वहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब जब ब्लड सैंपल्स लिए गए थे डायग्नोसिस में, तो लैब रिपोर्ट्स जो थी 21 मई से 2014 से 23 मई 2014 में, तो यहाँ भी पाया गया कि जो अपीलेंट है वो सफर कर रहे हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे HIV कहते हैं। और इसके बाद जो रिपोर्ट्स थी वो रिटर्न कर दी गई, पॉजिटिव फॉर HIV-1 एंटीबॉडीज बाय NCO स्टिलिजी ये करके वापस कर दी गई। और यहाँ पे अपीलेंट को पता चला तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो ब्लड जो था तो पहले 2002 में चढ़ाया गया था, तब उनकी कंडीशन थी, तो फिर जो वायरस HIV डिटेक्ट हुआ तो मेडिकल बोर्ड जो 2014 में जो बनाया गया, और मेडिकल बोर्ड में पाया गया कि जो इन्फेक्शन था वो नॉन एट्रीब्यूटेड टू द सर्विस से रिलेटेड नहीं है, जो सर्विस में कहीं नहीं आया है ऐसे। इससे इस डिसीजन से वो डिससेटिस्फाइड हुए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी थी वो डिमांड की, जब 2002 में जब 171 मिलिट्री हॉस्पिटल सांबा से डिमांड की, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी रिफ्यूज कर दी गई कि ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। 2015 में फिर से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, और अब की बार HIV-NY जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा था और मैक्रोसाइटिक एनीमिया और हेमोरेज जो था वो इसकी जो तकलीफ थी, और तो इंफॉर्मेशन थी जो पर्सनल अक्यूरेंस रिपोर्ट थी 171 हॉस्पिटल सांबा में 2002 में, जो कि कमांडिंग ऑफिसर के पास थी। तो अब की बार जो रिक्वेस्ट देने के बाद 5th रिस्पोंडेंट ने 2014 में जो है न्यू दिल्ली में एक लेटर भेजा, और अपीलेंट में जो है अपीलेंट जो मेडिकल केस शीट थी वो प्रोवाइड की गई, और अपीलेंट केस शीट में बताया गया कि 1 यूनिट था ब्लड का वो अपीलेंट को ट्रांसफ्यूज किया गया था, और लेकिन जो ELISA टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट था वो जो किया गया जो कंडक्ट किया गया था ब्लड से पहले, वो was conspicuously absent from the medical case sheet report। इसके बारे में रिपोर्ट में ELISA टेस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया था, और मेडिकल जो बोर्ड ने 2014 से 2015 के बीच में बताया कि अपीलेंट की जो डिसेबिलिटी है वो ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुई है, क्योंकि 1 यूनिट जो ब्लड था वो 171 मिलिट्री हॉस्पिटल 10 जुलाई 2002 में चलाया गया था। तो इसके बाद उनको मेडिकल बोर्ड ने 30% तक की जो डिसेबिलिटी असेस किया फॉर 2 इयर्स, और उसके बाद जो इलाहाबाद के जो PGDA थे उन्होंने इंडोर्स किया फाइंडिंग्स को, और सैंक्शन, और फिर वो सैंक्शन डिसेबिलिटी पेंशन थी वो उसको डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन कर दी, और 10 सितंबर 2015 में अपीलेंट को रिलीज कर दिया। मतलब अपीलेंट ने रिक्वेस्ट की कि रिलीज कर दी जाए सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड्स, और फिर उसके बाद प्रोवाइड नहीं की गई, और उसके बाद जबकि उनको पोस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा है उनके बारे में कि फिर जब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया तो फिर अपीलेंट को ना ही कोई ECHS जो होते हैं एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है वो भी नहीं प्रोवाइड की गई, और ECH टेम्परेरी कार्ड जो था वो सिर्फ एक एप्लीकेशन दी तो तभी उनको इशू हुआ, और 15,000 रुपये भी डिडक्ट कर लिए गए पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि उनका ECHS कार्ड था
फॉर अंडरगोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वो कर दिया था। तो फिर उसके बाद 2016 में एक लेटर अपीलेंट ने जो है मेड किया, लेकिन जो अपीलेंट 2016 में उसको डिनाई कर दिया गया था और ये बताया कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने का। और फिर 2017 में अपीलेंट ने जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो सैंक्शन हुई थी, इन एडिशन टू सर्विस पेंशन के साथ सैंक्शन कर दी गई थी। सर्विस पेंशन के साथ एक डिसेबिलिटी पेंशन भी सैंक्शन कर दी गई थी। और इसके बाद कुछ आरटीआईज जो है वो फाइल की गई थी और जो आरटीआई में भी इंफॉर्मेशन थी वो डिनाई की गई थी। और सबके बाद होने के बाद फिर बाद में उन्होंने एक सारे फैक्ट्स हैं इसमें, और यहाँ पर फिर इसके बाद उन्होंने फिर एक आगे एक कमीशन में एक कंप्लेंट थी वो फाइल की गई थी। 95 करोड़ रुपया 3 लाख रुपए लिटिगेशन एक्सपेंसेस 10,000 पर हेयरिंग के हिसाब से जो है वो अपनी उन्होंने रिक्वायरमेंट मतलब जो प्रेयर थी वो डिमांड की थी। और फिर इसके बाद कमीशन की फाइंडिंग्स थी कि जो कमीशन ने जो अपीलेंट की जो कंप्लेंट थी उसे डिसमिस कर दिया था और कहा था कि कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंसी नहीं हुई है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। और जो फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट था वो भी ड्यूली सप्लाइड कर दिया गया था। और फिर साथ में ये भी बताया कि इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है वो एक रेगुलेशन है उनके 2002 के, और हॉस्पिटल कोई बाउंड नहीं है कि वो मेडिकल रिकॉर्ड्स को रखे 3 साल के बाद। और फिर अब यहाँ पर प्रोसीडिंग्स थी, फिर बाद में यहाँ पर अपील कंटेंशंस ये जो है वो रेज किए गए थे। और उस कंटेंशन में ये था कि अपीलेंट के सबमिशंस ये थे कि ट्रांसफ्यूजन जो मेडिसिन एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे, कोई ब्लड ग्रुप भी नहीं था, तो ना ही क्रॉस मैचिंग रिपोर्ट की गई थी। मेडिकल नेग्लिजेंसी जो है एलिसा टेस्ट भी नहीं किया गया था। और जो मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो रिस्पोंडेंट के ऊपर होती है, ना कि अपीलेंट के ऊपर। और फिर जो चैप्टर 16 के बारे में बताया गया था कि जो कि इम्पोर्टेंस क्या होती है इन्फॉर्म कंसेंट की ऑफ HIV टेस्टिंग के लिए। और साथ में इनकी ये ग्रीवेंस भी थी कि FCI में भी इनकी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन जो मेडिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे जो है कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई और री एम्प्लॉयमेंट इनकी पॉसिबल नहीं हो पाई। और इसके बाद जो है एक डाइवोर्स भी हो गया, मेडिकल कंडीशन की वजह से डाइवोर्स भी हो गया और फिर फैमिली सपोर्ट भी इनका चला गया। तो ये इन्होंने अपनी कंटेंशंस रेज की, अदर कंटेंशंस के साथ मेन है वही बताई है। और फिर रिस्पोंडेंट ने जो है वो अपोज किया। रिस्पोंडेंट ने कहा कि एक तो अपीलेंट जो है सेक्शन मतलब जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो सेक्शन कंज्यूमर नहीं है, अपीलेंट कंज्यूमर नहीं है सेक्शन 2(1) सब पार्ट डी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और ना ही जो सर्विस एक्ट सेक्शन 2 सब पार्ट 1 और सब पार्ट O ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आती है। और ये एक IMC जो प्रोफेशनली कंडक्ट रेगुलेशंस जो बताया गया था वो सिर्फ सर्जिकल जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है, ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो इसलिए जो प्रोफेशनल जो कंडक्ट रेगुलेशंस में सिर्फ वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए बताया गया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यहाँ पर जो है वो नहीं, मैंडेटरी नहीं है। और क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई सर्जरी के दायरे में नहीं आता है, तो इसलिए जिसमें कंसेंट की जो जरूरत है सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट में ली जाती है। और यहाँ पर ये साबित नहीं कर पाए कि किस तरीके से कनेक्शन क्या था ब्लड का और HIV स्टेटस का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और फिर उसके बाद जो बताया गया कि जो है तो उसके बारे में वो नहीं साबित कर पाए और कनेक्शन जो है वो रूल आउट नहीं कर पाए इसमें। और जो साथ में ये भी बताया कि जो अनीमिया था, और साथ में बताया कि जो डाइवोर्स भी हुआ था वो सेक्शन 13B के अंदर हुआ था, और ये इसके लिए रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज जो हैं वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से कहा कि डाइवोर्स हुआ है इसमें। और फर्दर ये आर्गुमेंट दिया कि एसिम्प्टोमेटिक रहे थे 12 साल तक और ट्रांसमिटेड हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, और ये वायरल लोड जो है वो जनरली बढ़ जाता है ऐसे केसेस में, तो ये कंपैरेटिवली जो अर्ली हो जाता है इसमें, तो ये चीज साबित नहीं कर पाए। और कॉजल रिलेशनशिप नहीं बता पाए कि 2002 में हुआ और पॉजिटिव स्टेटस 2014 में आया, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था वो 127 मिलिट्री हॉस्पिटल का उन्होंने बताया है पॉइंट। तो कोई रिकॉर्ड्स नहीं बता पाए कि 2006 रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कोई एविडेंस नहीं बनता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था उसी की वजह से ही उनको HIV आया। अब यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन थी कोर्ट की, पहले ये कोर्ट ने कहा कि क्या कवर होता है हमारा उसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर तो कंटेंशन रिस्पोंडेंट की थी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर्मी हॉस्पिटल है, वो सिमिलर हॉस्पिटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने कई जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया। एक सविता गर्ग की जजमेंट थी
जिसमें ये देखिए सविता गर्ग की जजमेंट थी, जिसमें एक IM में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस VP शांता एक केस था, VP शांता केस था, उसके ऊपर रिलाई किया था। और यहाँ पे बताया था कि जो डॉक्टर्स जो है बेशक वो फ्री ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होता है हॉस्पिटल का वो कंसोलिडेटेड फंड से होता है, जो कि टैक्स पेयर्स का मनी होता है इसमें। इसलिए सर्विस जो है वो सेक्शन 21IO कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आती है। तो फिर साथ में कई दूसरी और भी जजमेंट्स थी, उस पर भी रिलाई किया। और एक लक्ष्मण थमप्पा कोटगिरी सुप्रा की एक जजमेंट थी, उस पर रिलाई किया। साथ में एक किशोरी लाल की एक जजमेंट थी, देखिए किशोरी लाल की जजमेंट थी। तो यहाँ पर बताया था कि ESI में जो स्कीम होती है वो जहाँ पैसे डिटेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो सर्विस रेंडर की जाती है वो ग्रेचुइटस नहीं होती है, और बल्कि जो ESI डॉक्टर्स भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आते हैं। तो सर्विस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर से होता है कि जो ESI कॉर्पोरेशन है वो सर्विस फ्री ऑफ चार्ज नहीं होती है, लेकिन एक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर मेडिकल केयर के अंदर दी जाती है। तो कंसल्टेशन, डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी सेक्शन 21O ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। और एक रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वर्सेस शिव कुमार जोशी की जजमेंट पर भी जो कोर्ट ने जो है रिलाई किया। तो फाइनली सारे जजमेंट्स के बाद यहाँ पर बताया कि एक अल्टरनेटिव बेसिस भी है एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन का, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सारी इन जजमेंट्स के बाद फिर साथ ने कहा कि कोर्ट क्या क्वेश्चन कर सकता है फैक्ट को। बेशक कोर्ट ने कहा कि हम वो जो फैक्ट्स को फर्दर नहीं देख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 और 142 के अंदर भी पावर्स होती हैं इनजस्टिस को रोकने के लिए। तो इसका ही जजमेंट्स थी, उस सबको जो है कोर्ट किया। और यहाँ पर बताया कि जो रिस्पोंडेंट्स स्पेशली आर्म फोर्सेस के अथॉरिटीज थे, तो इसलिए जो जुरिस्डिक्शन थी वो लेजिटिमेट और वारंटीड होती है। सो कोर्ट के पास सारा मटीरियल जो फैक्चुअल मटेरियल था जो कि सपोर्टेड किया गया था एफिडेविट्स ऑफ पार्टीज से। और यहाँ पर फिर इसके बाद एक लॉ ऑफ नेग्लिजेंस था, उसके ऊपर डिस्कस किया। लॉ ऑफ नेग्लिजेंस क्या कहता है, इसमें रेस्ट इप्सा लिक्विडेटर जो है वो डिसाइड किया कि जो कहता है कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तो उसके ऊपर जो लॉ ऑफ नेग्लिजेंस है वो बताया गया कि अगर जो ये है कि एग्रीवेटेड पर्सन अगर ये साबित कर दे कि जो डॉक्टर और मेडिकल की नेग्लिजेंसी के साथ जो है जब एक कंप्लेंट दिखा दे तो कि स्टैंडर्ड मेडिकल केयर जो है वो नहीं की गई है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हॉस्पिटल के ऊपर हो जाती है। और ऐसी एक जजमेंट थी वी कृष्ण राव वर्सेस निखिल सुपर स्पेशलिटी की, उस जजमेंट पे हम जरा चलते हैं। और ये यहाँ पर देखिए रेस्ट रिक्वेटर के बारे में ही बताया था कि अगर जो बताया गया था कि कुछ सम फैक्ट्स, अगर जो केस जो है कुछ आंसर बनाता हो फ्रॉम डिफेंडेंट की, डिपेंडेंट को जो है वो प्रूफ देने होंगे कि अनएक्सप्लेनेबल अकरेंस कैसे हुआ, जो कि ऑर्डिनरी थिंग्स पे वो चीज नहीं होनी चाहिए, जबकि बिना नेग्लिजेंसी के वो चीज हो नहीं सकती थी। तो ये सर्कमस्टांसेस जो है जो पॉइंट करते हो नेग्लिजेंसी को, वो डिफेंडेंट के ऊपर आते हैं रेदर देन एनी अदर पर्सन। तो ये यहाँ पर ये जजमेंट पर जो रिलाई किया, तो ये जजमेंट थी वी कृष्ण राव वर्सेस निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। यहाँ पर एस इक्वेटर को यही बताया था कि जो प्रिंसिपल है, अगर जहाँ नेग्लिजेंसी एविडेंट हो तो और प्रिंसिपल रेसिप्शनल इक्वेटर है वो ऑपरेट करता है, तो यहाँ पर कंप्लेनेंट को प्रूव नहीं करना होता, कि सिर्फ कंप्लेनेंट को ये दिखाना होता है कि जो थिंग्स है वो इटसेल्फ जो है वो साबित कर रही है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट को प्रूव करना होगा कि उसने सारी प्रॉपरली केयर की थी और अपनी ड्यूटी की थी, जिसकी वजह से ताकि वो नेग्लिजेंसी को रिपेल कर सके, जो चार्ज ऑफ नेग्लिजेंसी जो उनके ऊपर बनता है उसको रिपेल कर सके। और सविता गर्ग में भी यही बताया था कि एक कंप्लेनेंट जो है कुछ एविडेंस दिखा दे तो पेशेंट की सफर हुआ या फिर उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू लैक ऑफ केयर, तो फिर ऐसे केस में जो बर्डन है वो सिर्फ हॉस्पिटल के ऊपर आएगा कि उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंसी नहीं हुई थी ऑन द पार्ट ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल की वजह से। तो इसलिए हॉस्पिटल ही जो होगा वो एक बेटर पोजीशन में होगा वो कि उसने किस तरह की केयर की थी। तो यहाँ पर साबित हो गया कि जो है यहाँ पर रिस्पोंडेंट है वो जिम्मेदार है और इस सारे फंक्शन को देख के कि वो डिस्चार्ज नहीं कर सके, क्योंकि ऑनर्स ऑफ द डिस्चार्ज था वो उन्हीं के ऊपर लाई करता था, वो ड्यूटी केयर उन्हीं के ऊपर थी कि वो उन्होंने सारे स्टैंडर्ड्स केयर
जो अडॉप्ट किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर इसलिए कॉम्पनसेट जिम्मेदार बनते हैं कि वो कॉम्पनसेट करें जो इंजरीज जो सफर की हैं। अब रिलीफ ऑफ डैमेजेस के ऊपर कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया और एक जजमेंट आई थी राजकुमार वर्सेस अजय कुमार की, ये मोटर व्हीकल एक्ट की थी जजमेंट, और इसमें यहाँ पर कोर्ट ने डिस्कस किया था पेक्यूनरी डैमेजेस और एक नॉन पेक्यूनरी डैमेजेस। सो पेक्यूनरी डैमेजेस जिसे स्पेशल डैमेजेस कहा गया है, और उसमें जो बताया गया कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ट्रीटमेंट पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, नरिशिंग फूड और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और फिर लॉस ऑफ फंडिंग्स होती है, और लॉस ऑफ फंडिंग्स को भी कई पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जो पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट में हुई है और फ्यूचर अर्निंग्स पे हुई है, और फिर फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस, और फिर नंबर 4 था डैमेज फॉर द पेन, सफरिंग एंड इंजरीज। अब रूटीन केसेस में कोर्ट ने कहा कि उस जजमेंट में बताया था कि सिर्फ जो इंजरीज हैं वो सब पार्ट 1 जो कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, और 2A जो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और जो पेन डैमेजेस फॉर पेन और सफरिंग्स है वहां तक ही साबित होती है, लेकिन सीरियस केसेस में बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कवर्ड होते हैं, जिसमें फ्यूचर अर्निंग्स भी होती है। अब यहाँ पर निजाम केस का भी जजमेंट देने को यहाँ पर अब फाइनली जो है कॉम्पनसेशन पे है। यहाँ पर उन्होंने अपीलेंट ने 95 करोड़ की अपनी कॉम्पनसेशन मांगी थी। कहा था 1.5 करोड़ रुपया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो कि घर से नई दिल्ली तक के थे, 50 लाख रुपए मेडिसिन के मांगे थे, 1.5 करोड़ रुपया 1.53 करोड़ रुपया सैलरी का मांगा था, और 1.5 करोड़ जो है मेडिकल एक्सपेंसेस का मांगा था, 10 करोड़ जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुआ है, 40 करोड़ रुपए मेंटल एगोनी और सोशल एगोनी, और 40 करोड़ रुपए डिफॉर्मेशन का मांगा था। टोटल सैलरी जो क्लेम की गई थी वो 10,89,052 रुपए की थी, जो कि पर मंथ 89,921 थी, और जो 12 मंथ्स का मल्टीप्लायर जो मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, तो टोटल सैलरी जो थी 21 मई 2016 से लेकर 21 मई 2033 तक की कैलकुलेट की थी, 5,44,526 प्लस सम ऑफ 10,89,052 मल्टीप्लायर जो था कि नंबर ऑफ सैलरी मतलब नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट टिल 58 इयर्स तक की। तो इस तरह का उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉम्पोजिशन मांगी थी, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि 89,000 पर मंथ जो है वो कैलकुलेशन जो बनाई गई थी, लेकिन डिस्चार्ज जो हो गए थे वो 2016 में हो गए थे, और जो सैलरी जो मांगी गई थी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से मांगी गई थी, और अगर सारे अलाउंसेस भी दे भी जाते हैं तो सारे अलाउंसेस जो है वो दिए नहीं जा सकते, और जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो 6,000 रुपये पर मंथ थी, और कैलकुलेशन जो था अपीलेंट की कैलकुलेशन थी फ्यूचर अर्निंग्स के बारे में भी, और कि वो पेंशनर है और पास 7 ईयर से वो पेंशन ले रहे हैं, और यहाँ पर कोर्ट ने अपना कंजर्वेटिव कंसोलिडेटेड फिगर थी वो 65,000 रुपये बताई, और कहा कि जो एवरेज पेंशन थी और 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बनाई जाएगी, तो टोटल जो अर्निंग्स इंटाइटल टोटल अर्निंग जो बनती है 7 साल की वो 33,60,000 कुछ बनती है, अगर फिगर को राउंड कर दिया है तो 35 लाख बनती है, और अभी एज है अपीलेंट की 47 ईयर्स, अगर मल्टीप्लायर 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनकी 80,64,000 रुपये बनेगी, और 35 लाख रुपए मिला के तो और 80,64,000 बना के तो बनेगी 1,01,15,64,000 रुपए, और अगर 25% का डिडक्शन जो अपीलेंट के एक्सपेंसेस को मतलब हटा दिया जाए तो फिर बनती है जो 28 लाख रुपए 91,000 रुपए डिडक्ट होंगे, तो टोटल बनेगी 86,73,000। अब मेंटल एगनी के ऊपर कोर्ट ने कमेंट किया कि जितनी RTIs थी वो फाइल की थी, सारे कोऑर्डिनेट करने के बाद तो जो मेंटल एगनी है वो कैलकुलेट माननीय कोर्ट ने की थी वो थी 50 लाख। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है मेंटल एगनी का उन्होंने जो है 50 लाख की बताई थी, और साथ में ये हेल्पर की भी उन्होंने 15 लाख रुपए जो है वो बता दी थी। हेल्पर की अगर ये देखिए मेंटल एगनी का बताया 50 लाख रुपए, तो वार्ड इस हेड के अंदर 50 लाख थी, और हेल्पर की कि अगर उनको हेल्पर की भी जरूरत पड़ेगी 10 से 15,000 रुपए पर मंथ उनका एक्सपेंसेस होगा, तो टोटल सम जो बताया था 18 लाख रुपए जो है वो उस हिसाब से बताएगी, 12 साल तक का भी करेंगे तो इतना बनेगी। और साथ में ये बताया कि अब बाय मंथली चेकअप्स की भी जरूरत है उनको RR हॉस्पिटल में, और नेसेसरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी अगर वो क्लेम करते हैं तो वो भी इंटाइटल्ड है, उसके डिस्पर्स कर दिए जाएंगे एज पर द रूल्स के हिसाब से। और कंक्लूडिंग जो था वो बताया गया था 1,54,73,000 रुपए जो है वो डायरेक्शन दी कि वो मतलब रिस्पोंडेंट को कहा कि डायरेक्शन दी कि उनको फिर साथ में कुछ गाइडलाइंस थी वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताई रिगार्डिंग HIV एक्ट के हिसाब से। और जो है फाइनली जो है कहा कि रिपीलेंट ने काफी इसमें जो है
डिलीजेंट रिसर्च भी की थी, स्कॉलरशिप भी दी जानी चाहिए, जो भी उन्होंने क्वेस्ट फॉर द जस्टिस अपनी जो लड़ाई फाइट की है। तो इसलिए 5 लाख रुपए भी डायरेक्शन दिए कि 6 वीक्स के अंदर एडिशन में उनको दिए जाए। और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी ने ऑनरियम था वो जो अमेरिकस को देने को कहा 50,000। तो यहाँ पर जो थी अपील थी वो अलाउड कर दी इन टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।